अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे करा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो बुक थी न्यू मैथमेटिक्स वो अब मार्केट में भी आ गई है, ठीक है। वो ये रही, अगर जिसने ले ली है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं ली और उसके पीडीएफ भी मैंने इस बुक का पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके आंसर्स बस उस पीडीएफ में नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैं आफ्टर सम टाइम आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जिसने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी से कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हमें एक पॉइंट गिवन है, बेसिकली हमें जो लाइन है, लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। और इन दी रेशो इंटरनली हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया फाइंड दी पॉइंट डिवाइड दी लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट की मैं यहाँ बात करता हूँ। देखो, लाइन सेगमेंट एक लाइन हो गई, ठीक है। इसके पॉइंट्स को लेट किया था मैंने, ए बी या कुछ भी लेट कर सकते हो आप, लेकिन इसकी वैल्यूज जो हमें गिवन है, लेट ए की वैल्यू है हमारे पास 4, -1 जो कि आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 4, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है कि मैं ए को क्या बोलते हैं, x1, y1, ठीक है, और इसको बोलते हैं x2, y2। इस तरह हम जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है। अब यहाँ हम क्वेश्चन में चलो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। वो पॉइंट फाइंड आउट करो जो कि लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब बेसिक यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को तोड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। और इसके रेशोज हमारे पास गिवन है 3:1। 3:1 का मतलब 3/1 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो कुछ इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि हम जो पहले फर्स्ट रेशो की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट रेशो को हम बोलते हैं m और सेकंड रेशो को बोलते हैं हम n, ठीक है। अब m और n बेसिकली यहाँ पे जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, जो डिवाइड कर रहा है, उसको मैं लेट कर लेता हूँ p, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट p है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ये मिड पॉइंट नहीं है, उसका रीज़न ये है कि हमें पता चल जाता है मिड पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं कि 2 पॉइंट के जो दरमियान का पॉइंट होता है उसको बोला जाता है मिड पॉइंट। ये कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जो कि डिवाइड कर रहा है। उसका रेशो हमारे पास क्या है, रेशो में सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट होता है हमारे पास m और सेकंड होता है हमारे पास n, ठीक है। अब m और n क्या है ये ज़रा समझ लो। देखो, हमारे पास पॉइंट a से लेके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उस तक का डिस्टेंस होता है m, ठीक है। और पॉइंट b से इस पॉइंट तक जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ये डिस्टेंस होता है हमारे पास n, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट m गिवन है 3, पॉइंट n गिवन है 1। अब इसी से हमें पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये डिस्टेंस है हमारे पास। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता तो इसका मतलब ये क्या था, हमारे पास मिड पॉइंट था, पर हमारे पास डिस्टेंस डिफरेंट है। फर्स्ट का डिफरेंट है और सेकंड का डिफरेंट है, इस वजह से ये हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है। ये कोई भी पॉइंट पे लाई कर सकता है। जैसे हमें इसके रेशोज गिवन है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं x, y, ठीक है। मैंने जस्ट लेट किया है पी के हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। आप कुछ भी बोल सकते हो, एफ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेटा भी इसी हिसाब से बनाऊंगा क्योंकि मैंने लेट किया है पी, ठीक है। तो डेटा में देखो, सबसे पहले हमें पॉइंट ए गिवन है। पॉइंट ए हमारे पास है जो हमने बोला था x1, y1, ठीक है। इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का गिवन है 4, -1, ठीक है। ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमारे पास पॉइंट बी चलते हैं। पॉइंट बी में हमारे पास है x2, y2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 ही बोलते थे ना। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा जो कि हमारे पास है 4, 3, जो कि क्या है हमारे पास 4, 3 हो गया, ठीक है। हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो हमें सवाल में गिवन थे, बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए जो कि हमारे को सवाल के अंदर ही गिवन थे, और हमारे पास रेशोज गिवन है 3, 1, ठीक है। फर्स्ट रेशो को हम क्या बोलते हैं, m, जो हमारे पास है 3 और n हमारे पास है 1, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करूं कि मेरे पास p आ जाए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं है इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो हमने अगर पॉइंट मिड वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर रहा है इंटरनली
इंटरनली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन में देखा इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली फॉर्म वो होता है जो लाइन के बाहर से कहीं से इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा हो तो वो होता है एक्सटर्नली। पर ये लाइन के अंदर ही क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये इंटरनली इसको डिवीजन कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इसलिए हम इसको जो फार्मूला होता है ज़रा वो याद रखना। हम इसको जैसे बेसिक में अब इसको डिनोट किया है पी से, तो मैं उसी के फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपका, होता है mx2, हाँ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये कॉमा आता है, यहाँ पे आता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इंटरनली के लिए। अगर आपको पूछा जाए ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए आपके पास फॉर्मूला यही होता है। जस्ट यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वो क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस हो जाएगा, और कुछ भी जो है चेंजिंग नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे इंटरनली की बात हो रही है, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला इंटरनली के लिए ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमें फाइंड करना है। पी मैंने लेट किया है अपने कोऑर्डिनेट्स को जो कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने। फार्मूला हमारे पास है mx2 प्लस nx1 m प्लस n, कॉमा, और कॉमा हमारे पास आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया। हमारे पास वैल्यूज गिवन है तो मैं वैल्यूज पुट आउट करूंगा सिंपल सी। m की वैल्यू मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दिख रही है, प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ। x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ हो गई। नीचे m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, m की वैल्यू अगेन हमारे पास 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y2 के साथ, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, बीच में प्लस आ गया, और n की वैल्यू मेरे पास 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ जो कि y1 की हमारे पास वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 1 अगेन ये इसी तरह आ जाएगा क्योंकि m प्लस n इसी इधर भी यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3 4 जा हमारे पास होता है 12 और ये हमारे पास होगा 1 4 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 हमारे पास ये भी 4 हो गया। अब यहाँ चलो 3 3 से हमारे पास 9 हो गया, प्लस 1 को सॉरी ये -1 हो जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया 4, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए और सिंप्लीफिकेशन किए। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये निकलेगी हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास निकलेगी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं नहीं मिटा रहा ताकि आप लोगों के समझ में भी आता रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है 12 प्लस 4 अपॉन 4, तो इसको ज़रा थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसकी। तो ये हमारे पास हो जाता है 16 अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ हमारे पास हो जाता है 8 अपॉन 4, ठीक है। ये बेसिकली चल के आ रहा है p के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं ना इधर, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं इक्वल टू x, y, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट चल रहा है। अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास 4 2 आ रही है वैल्यू, ठीक है, p x, y, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप लोग के पास बुक है तो आप बैक पे जाके इसका जो है आंसर भी चेकआउट कर सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट यही होगा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या फाइंड किया है, बेसिकली हमने यहाँ फाइंड किया है ये पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा था, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास वो पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। इसके रेशियोज हमें गिवन थे, उसी के थ्रू हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको फाइंड कर लिया। अब एक चीज़ याद रखना कि इंटरनली की जब बात हो तभी आपने प्लस रखना है। अगर आपके पास एक्सटर्नली का पूछा जाए कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब लाइन के बाहर कहीं जाके डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपने माइनस यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब यहाँ पे उतार लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखोगे तो आपके पास क्या बोल रहा है, द पॉइंट पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट्स बेसिकली एक लाइन के, आपको मैंने अब तक पढ़ाया था, लाइन के जो होते हैं मिड पॉइंट्स होते हैं, जो कि इन दोनों के मिड में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक 3 लाइंस का ही ट्राइंगल है। ठीक है, तो हर लाइन के पास क्या है, मिड पॉइंट है, जिनके मिड पॉइंट्स क्या है आपको गिवन है। पी का मिड पॉइंट आपको क्या गिवन है, -2, ठीक है, -2, हमारे पास पी है। क्यू के मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है 2, -1, हमारे पास क्या है 2, -1। ठीक है, ये हमारे पास क्यू का है। आर की हमारे पास है -1, 4। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन है एक ट्राइंगल के। अब आपको पता है किसी भी लाइन के स्टार्ट का भी एक पॉइंट होता है, लास्ट का भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्ट का भी पॉइंट होगा, एक लास्ट का भी पॉइंट होगा। तो इसी तरह मैं इन 3 पॉइंट्स को लेट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ए है। ठीक है, और ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलता था, x1, y1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलता था, x2, y2। और सी के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलता था, x3, y3। ठीक है, ये मैं बोल दूँ, मैं पहले भी स्टार्ट से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि फर्स्ट के जो हम बोलते थे x1, y1, ठीक है, x2, y2, सी को हम बोलते थे x3, y3। तो इसी तरह मैंने इसके जो है कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अब बेसिकली हमें फाइंड भी ये वर्टिसेस ही करने हैं। देखो हमारे मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें फाइंड करने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब तक हमने डिस्टेंस के फॉर्मूले से किसी एक वर्टिसेस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, जिसमें x गिवन नहीं होता था या y गिवन नहीं होता था। इसमें हमारे पास x y दोनों ही गिवन नहीं है, दोनों ही नहीं पता, लेकिन हमें एक के भी नहीं मालूम करने, हमें ए का भी x1 y1 मालूम करना है, बी का भी x1 y1 मालूम करना है, x2 मतलब x2 y2 मालूम करना है, और सी का भी x3 y3 मालूम करना है। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जाहिर सी बात है, जब हमें सवाल के अंदर क्या गिवन है, दी पॉइंट पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट मिड पॉइंट्स है, तो हम इसी का फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे और उसी के थ्रू इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पास सवाल में गिवन ही जस्ट मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अगर मैं डेटा बनाऊंगा तो डेटा क्या बनेगा, जरा वो देखो। सबसे पहले ये लिखा डेटा। ठीक है, इसमें आप देखो हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन है पी क्यू एंड आर की फॉर्म में। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमारे पास P जो मिड पॉइंट है वो कहाँ का है, ए से लेके बी तक का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए से लेके बी तक के ये ना हमारे पास P, ए से लेके बी देखोगे ये हमारे पास P, इसी की फॉर्म में बन रहा है P। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, इस तरह लिख देता हूँ, और इसके बाद इसके मिड पॉइंट लिख देता हूँ जो कि हमारे पास गिवन है -2, 2। ठीक है, और इसके देखो ज़रा क्यू का देखोगे तो ए से लेके सी तक का जो हमारे पास लाइन है उसके मिड में हमारे पास लाई कर रहा है क्यू। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ ए सी इक्वल्स टू 2, -1। ठीक है, ये हमारे पास क्यू का हो गया। अब आर की बात करूँ तो देखो आर बी और सी के बीच में लाई कर रहा है, कि मिड में लाई कर रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं बी और सी। ठीक है, -1, 4। ये चीज़ हो गई, उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, हमने फाइंड क्या करने हैं पहले वो सुन लो। हमें फाइंड करने हैं वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसको फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास जस्ट मिड पॉइंट का फार्मूला है, क्योंकि उसी के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको याद होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इसका मतलब ये क्या था, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। अभी हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट लिख लेते हैं सबसे पहले p। ठीक है, p का हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो p का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 है। ठीक है, अब इसके लिए हम हमारे पास फार्मूला जो बनेगा, देखो आपको पता है ए से लेके बी तक का ये मिड पॉइंट है। ए हमारे पास क्या था, x1 y1, ठीक है, x2 y2। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा तो वो इसी के लिहाज से बनेगा। देखो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, इसके लिए एक फार्मूला बन गया।
अब आपको पता है ये जो वैल्यू होती है ये होती है x की, ये होती है y की, ठीक है। ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बनेगा, ये x कोऑर्डिनेट बनता है और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट बनता है। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ क्या कि हमारे पास -2 इक्वल है इसके और ये 2 इक्वल है इसके, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है ये x है ये y है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। ये मैंने इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करूंगा तो -2 जो बराबर होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, ठीक है, कॉमा, और ये 2 जो इक्वल होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं आगे क्या करूंगा, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -4, ठीक है, इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और यहाँ पे कॉमा आ गया। देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल 4 बन जाएगा। 4 हमारे पास बन रहा है y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जस्ट p की मिड पॉइंट्स लेते हुए एक इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशंस बना ली, एक x के लिए एक y के लिए। इसी तरह मैं q को लेके एक इक्वेशन बनाऊंगा, ये 2, और इसी तरह r को लेके भी इक्वेशंस बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस बनेगी। सबसे पहले q देख लो। अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे ज़रा जल्दी समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू अब गिवन है, हमारे पास अब q है तो हम q लेते हैं। q की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2, -1, ठीक है। तो 2, -1 इधर आया। हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा, देखो a से लेके c तक है, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, c के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 बनेगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2 बनेगा, ठीक है, प्लस x3 अपॉन 2 आ गया, कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो c से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है, मिड पॉइंट जो गिवन है वो q का है, a से लेके c तक का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम x3 और y3 इसको बोल रहे हैं। अब इस तरह इसको जो है हम भी इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे इसको पहले मैं इक्वेट कर लेता हूँ। ये 2 हमारे पास जो बराबर आएगा, ये आएगा x1 प्लस x3, ठीक है, अपॉन 2, और यहाँ पे चलते हैं -1 है हमारे पास, ये बराबर आएगा y1 प्लस y3, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगेन मैंने वही काम किया, 4x1 प्लस x3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और इससे बना लेते तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा, ठीक है। 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा y1 प्लस y3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब इसी तरह मैं r को ले लेता हूँ, तो मेरे पास r की जो वैल्यू है वो है -1,4, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है मिड पॉइंट का आपको पता है। अब मैं r के लिए बना रहा हूँ तो b के कोऑर्डिनेट x2 y2, c के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, और इसी तरह y2 प्लस y3 अपॉन 2। जिस तरह मैंने क्या कर दिया, इसका भी फार्मूला बना दिया। r के लिए बात कर रहा हूँ तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 होते हैं। जिस तरह मैंने q में किया इसी तरह इसका फार्मूला अरेंज करना है, ठीक है। देन अब मैं क्या करूँगा, इसको भी इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट करूँगा तो मेरे पास देखो -1 जो बराबर आएगा वो आएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा 4 हमारे पास इक्वल आएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब ये अब दोबारा क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा -2 इक्वल टू x2 प्लस x3, ठीक है। 2 -1 से हमारे पास हो जाएगा -2, और यहाँ पे देखोगे तो 4 2 से 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा y2 प्लस y3। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोलूँगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ये 5 ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 6, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जस्ट मैंने P, Q एंड R के जो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता था उसके अंदर वैल्यू रखे, उसको इक्वेट करके इक्वेशंस बना ली, क्योंकि हमने वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करनी है वो x1, x2, x3, y1, y2, y3 फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बेसिकली यही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के, ठीक है, और हमने फाइंड भी वर्टिसेस ही करने हैं। तो इस तरह हमने जस्ट अभी इक्वेशन बनाई है, देन मैं आगे सॉल्यूशन करता हूँ,
ठीक है। तो ये मेरे पास 6 इक्वेशंस आ गई जो मैंने अगेन उतार दी हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अब जो सॉल्व करना है वो इसी के थ्रू सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है x1 + x2, अब ये जो जितनी इक्वेशंस थी मैंने उसी फॉर्मूले के थ्रू जो निकाली थी वो मैंने एक साथ लिख दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह हम x1, x2 और x3 और या y1, y2, y3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो y के सारे जो है चीज़ें आप छोड़ दो, ठीक है, y के जितने भी इक्वेशंस हैं उनको छोड़ दो। अभी हम बात करेंगे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो x वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखो इक्वेशन नंबर आपकी 3 और इक्वेशन नंबर आपकी 5। अब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास x1 + x3 = 4, x2 + x3 = -2। अब देखो इसके अंदर x3 और x3 जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दूं तो जाहिर सी बात है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ जाएगी जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकूंगा। अब मैं आगे यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरह मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है ना ये, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गए। सबसे पहले इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख लेता हूँ, x1 + x3 = 4, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है x2 + x3 = -2। अब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, -2 ये प्लस का है, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब प्लस का x3 और माइनस का x3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास x1 और ये -x2 बच जाएगा, ठीक है। x1 - x2 बचा = ये देखो ये माइनस का था ये ऑलरेडी प्लस का हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आ गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 7 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 7 देखो, और अब एक सिमिलैरिटी आपको दिखेगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। वो क्या सिमिलैरिटी है कि आपके पास दोनों चीज सेम आ रही है, x1 और x2, यहाँ पे भी x1 और x2। अब जब मेरे पास x2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कराऊंगा, मैं इसको ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 and 7, ठीक है, 1 and 7 इन दोनों को मैं क्या करा देता हूँ, ऐड करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई x1 + x2 = -4, और हमारे पास एक और नीचे जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो उसको लिखता हूँ, मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 क्या आई है, x1 - x2 = 6। अब यहाँ पे आप देखो आपको x2 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो रहा है, मैंने इसको ऐड क्यों किया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि हमें ऑलरेडी माइनस का है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो सिंपल सा। अब इसमें साइन चेंज नहीं होगा, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, x1 और x1 बन जाएगा 2x1, ठीक है, = माइनस का 4 और प्लस का 6 हमारे पास बन जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वैल्यू चाहिए x1 की, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी 2/2, जिसको हम काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू आई है x1 की वो आ गई है 1। अब जब मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई तो मैं इससे और वैल्यूज बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, x1 की वैल्यू मैं इसमें डालूं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू मैं इसके अंदर डालूं तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट, ठीक है, पुट कर लेते हैं x1 इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को देखो, हमारे पास x1 है जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x2 = -4 आ गया। अब ये देखो प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास x2 = -4 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5।
x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। अब इस तरह मैं x3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। किस तरह? x2 की वैल्यू या तो मैं इसके अंदर डाल दूँ, कहाँ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये दी, ठीक है। x2 की वैल्यू मैं इसमें डाल दूँ तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी, या x1 की वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x1 की वैल्यू डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। पुट x1 इन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। इक्वेशन 3 मेरे पास ये थी, x1 की वैल्यू मुझे पता है 1 है और प्लस x3 आ गई, और ये हमारे पास किसके बराबर है, =4 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x3 = 4 - 1 जो हमारे पास x3 की वैल्यू बन के आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह मैंने x की वैल्यूज़ निकालनी। अब इसी तरह y की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, देन आगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यह हमारे पास x का सारा जो है केस हो गया। अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी यही चीज़ करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 को देखो और इक्वेशन नंबर 6 को देखो, तो उसके अंदर y3 आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों प्लस की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 6, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 6 को ले लिया और इक्वेशन नंबर 4 को ले लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है y1 + y3 = -2, और हमारे पास जो नीचे वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 है y2 + y3 = 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का, ये भी प्लस का था, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हमारे पास ये भी माइनस का हो जाएगा। देन आगे सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हमारे पास ये प्लस और माइनस का ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा y1 - y2 = -10 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि -2 -8 हमारे पास हो जाता है -10, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन नंबर 8 हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 यहाँ बनाई थी, इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास अगेन बनकर आ गई। अब क्या करूँगा, अब इक्वेशन नंबर आप देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो और इक्वेशन नंबर 8 देखो, तो हमारे पास दो जो x2 और y2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 एंड 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जरा यहाँ पे देख लो, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है y1 + y2 = 4, और हमारे पास जो नई इक्वेशन बनकर आई है वो है y1 - y2 = -10, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये हमारे पास प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2y1 हो जाएगा = हमारे पास ये बन जाएगा 6, क्योंकि 4 - 10 हमारे पास 6 बन जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, देखो हम इसको y1 को सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में ही हमारे पास चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो y1 की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -3। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर लो इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर आप 2 के अंदर ही पुट कर लो, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास -3 है, और उसके पास हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर देखो आप y2 और हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है =4। अब 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास y2 की जो वैल्यू बनेगी, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 3 हमारे पास 7 होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगी। इसी तरह अब y2 की वैल्यू आप पुट कर लो या y1 की पुट कर लो, मैं y1 पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। पुट y1 इन इक्वेशन 4। अब ये मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, जरा देखो, y1 हमारे पास क्या है 7, y1 मेरे पास -3 है, y1 -3 है, और ये हमारे पास क्या नाम है, y3 आ गया इधर ऐसी, और -2 इधर लिख दिया, ठीक है। तो यह हमारे पास माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y3 = -2 और +3, तो हमारे पास y3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, ठीक है। -2 +3 सिंपल हमारे पास 1 वैल्यू बन जाएगी y3 की। तो इस तरह मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं कोऑर्डिनेट्स की, जो कि हमें गिवन था, ठीक है। सबसे पहले y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3,
y2 7 और y3 हमारे पास 1 है। अब आप बुक के पीछे जाके भी चेक कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ए कोऑर्डिनेट होता है ना, ए कोऑर्डिनेट की जो हमारे पास वैल्यू होंगी x1 और y1 होंगी, ठीक है। तो x1 मेरे पास क्या है 1 और y1 मेरे पास है -3, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास उसकी वैल्यू क्या होगी x2 और y2 होती है, तो हमारे पास -5 x2 है और y2 मेरे पास यहाँ पे है 7, ठीक है। इसी तरह सी कोऑर्डिनेट जो होगी हमारे पास x3, y3 होगी, तो 3 हमारे पास x3 हो गया और y3 मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया प्रॉपर आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का, ठीक है। हमें जस्ट मिड पॉइंट गिवन थे और हमने जो है इसके थ्रू मिड पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू इक्वेशंस बनाई, ध्यान उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और जिसने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी से कर लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। और आपके जब भी कोई भी लेक्चर अपलोड होता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन तीनों के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, तो सबसे पहले आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा।